हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ डेंटल सीमेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने जिंक फॉस्फेट और जिंक यूजेनॉल कवर किया था। इस लेक्चर में हम ग्लास आइनोमर सीमेंट डिस्कस करेंगे अलोंग विद द रिमेनिंग सीमेंट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सीमेंट अगर हम कोई भी पढ़ते हैं तो वो है ग्लास आइनोमर सीमेंट। क्यों? क्योंकि ये एडहेसिव टूथ कलर कंपाउंड है, मतलब ये बहुत यूनिवर्सल है। एक तो ये केमिकली बॉन्ड करता है दांत से, ठीक है, तो इसको किसी भी फॉर्म ऑफ कैविटी में डाल सकते हैं, कहीं पे भी सर्वाइकली यूज कर सकते हैं, बक्कल पिट में यूज कर सकते हैं। और रेस्टोरेटिव, क्योंकि इसको अकेला ऐसा रेस्टोरेटिव कंपाउंड है जिसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकली बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि ये होता क्या है, ग्लास आइनोमर सीमेंट। तो ये एक एडिजिव टूथ कलर कंपाउंड है, रेस्टोरेटिव कंपाउंड है। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? इसका 9 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन इट्स यूज। तो टाइप 1 है ल्यूटिंग। ठीक है, टाइप 1 है ल्यूटिंग। ल्यूटिंग मतलब चिपकाना। तो अगर हम इसको यूज करते हैं किसी भी और रेस्टोरेशन को चिपकाने के लिए। ठीक है, टाइप 2 यूज होता है रेस्टोरेटिव, मतलब कैविटी भरने के लिए। टाइप 3 यूज होता है लाइनिंग के लिए, यानी कैविटी के प्रोटेक्शन के लिए। टाइप 4 यूज होता है फिशर सीलेंट, जो हमारे दांत के ऊपर ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं, लंबे से पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, तो उसको सील करने के लिए, जैसे ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे यूज होता है कि बच्चों में अगर हमने वो सील कर दिया तो वहां पे खाना नहीं फंसेगा और वहां पे केरीज नहीं होंगी। तो फिशर सीलेंट। टाइप 5 होता है ऑर्थोडोंटिक ल्यूटिंग, मतलब जो हम दांत में ब्रेसेस लगाते हैं उनको दांत के ऊपर चिपकाने के लिए। टाइप 6 है कोर बिल्डअप के लिए, जो भी हम दांत का बिल्डअप कर रहे होते हैं, कंप्लीट क्राउन बना रहे होते हैं, तो उसका कोर बनाने के लिए। टाइप 7 है इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन, यानी टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए। टाइप 8 है एट्रोमेटिक रेस्टोरेशन, ये भी एक फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन ही होता है। और टाइप 9 है एज अ बेस, हम इसको यूज करते हैं। तो इसके 9 टाइप्स है। ठीक है, इसकी सप्लाई कैसे होती है? मार्केट में ये मिलेगा कैसे? पाउडर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो एक बॉटल आपको लिक्विड की मिलेगी, उसमें ऐसा ड्रॉपर लगा होता है, और एक बॉटल पाउडर का मिलेगा। या फिर प्री प्रोपोर्शन कैप्सूल में, मतलब एक कैप्सूल होगी, इसमें आधे में पाउडर होगा, आधे में लिक्विड होगा। आप इन दोनों को ऐसे हाथ में मिक्स करो और डायरेक्ट रेस्टोर करने के लिए यूज कर लो। ठीक है, फिर दूसरा इसका टाइप क्या होता है? पाउडर लिक्विड फॉर्म हो गया, प्री प्रोपोर्शन कैप्सूल हो गया, या लाइट क्योर सिस्टम, कि अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो वो हार्ड होगा, तो लाइट क्योर फॉर्म में भी मिलता है। मैनिपुलेशन पे आते हैं। तो मैनिपुलेशन में पाउडर टू लिक्विड का रेशियो हम क्या यूज करते हैं? 3:1। ठीक है, तो अगर आप 3 ग्राम पाउडर यूज कर रहे हो तो आपको 1 ग्राम लिक्विड यूज करना होगा। बहुत थोड़ा सा लिक्विड लगता है इसको मैनिपुलेट करते टाइम। मैनिपुलेट हम कैसे करते हैं? एगेट स्पैचुला, यानी प्लास्टिक स्पैचुला से यूज करते हैं ऑन अ मिक्सिंग पैड। यहाँ पे हम ग्लास स्लैब नहीं यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब में होता है सिलिका। ठीक है, सिलिका, और इसमें भी सिलिका होता है, वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसके सेटिंग रिएक्शन में इसका एक रोल होता है, ग्लास के पार्टिकल्स का एक रोल होता है, इसीलिए वो हमारे ग्लास स्लैब से ना रिएक्ट करे। इसीलिए इसके हम मैनिपुलेशन पेपर पैड पे करते हैं। ठीक है, इस पे नहीं करते, ग्लास पे नहीं करते। कैसे करते हैं? हम एक ड्रॉप लेंगे, इसका लिक्विड का एक ड्रॉप लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास उसका 3 गुना पाउडर है। अब हम इसको इंक्रीमेंट्स में बांट लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट्स में बांट लेंगे। फिर हम सबसे पहला इंक्रीमेंट लेंगे और इसको इस पाउडर में मिक्स करेंगे। इसको हम फोल्डिंग मोशन में मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर अभी वो बहुत स्टिकी रहेगा तो हम दूसरा इंक्रीमेंट मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे करके हमको जिस भी कंसिस्टेंसी में चाहिए, वो ल्यूटिंग में या फिर रेस्टोरेटिव में, हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 45 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, टाइप 1 का सेटिंग टाइम 4 to 5 मिनट्स होता है, टाइप 2 का 7 मिनट्स होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको सेट होने में प्रॉपर। ऐसे हम इन इंक्रीमेंट्स विद फोल्डिंग मेथड मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके सेटिंग रिएक्शन पे। सेटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ग्लास एसिड अटैच द ग्लास सरफेस सिलिका, तो इसीलिए हम इसको ग्लास सरफेस पे, ग्लास स्लैब पे नहीं यूज करते, क्योंकि इसके सेटिंग रिएक्शन में सिलिका है, वो हमारे ग्लास स्लैब को अटैक कर देगा एसिड। ठीक है, उसने सिलिका को अटैक किया, उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम, सोडियम और फ्लोराइड आयंस लीच करेंगे उसी मिक्सचर में, और क्या बनेगा? कैल्शियम पॉलीसॉल्ट एंड सिलिका जेल।
ये बन रहा है, ठीक है। कैल्शियम पॉलीसॉल्ट जेल एंड सिलिका जेल इस रिएक्शन में बन रहा है। और ये क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। ये जो हमारा जेल बना ये मैट्रिक्स बना रहा है। और कोर हमारा किसका है, अनरिएक्टेड ग्लास पार्टिकल्स। ये जो हमारा कोर है, ये हमारे ग्लास पार्टिकल्स कोर बना रहे हैं अनरिएक्टेड। कैल्शियम पॉलीसॉल्ट जेल मैट्रिक्स बना रहा है। आई यूज अ डिफरेंट कलर। तो ये कैल्शियम पॉलीसॉल्ट जेल ये मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है। और जो सिलिका जेल बना वो इन ग्लास पार्टिकल्स को सराउंड कर रहा है इन मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये सिलिका ग्लास पार्टिकल्स को सराउंड कर रहा है। तो core is made of unreacted glass particles surrounded by silica gel. Matrix is hydrated made of calcium polysalt gel. ठीक है। अब आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन में क्या है, एक पाउडर है एक लिक्विड है। तो हमारे पास पाउडर में सबसे पहले क्या है, सिलिका। मेन रिएक्शन में यूज हो रहा है। क्यों यूज होता है, हार्डनेस के लिए और ट्रांसलूसेंसी देता है मटेरियल को। 40% है, मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। फिर है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड 30%, तो 70% तो यही हो गया। ये क्या करता है, रिएक्ट्स विद द पॉली एक्रिलिक एसिड एंड फॉर्म्स द मैट्रिक्स। तो हम जो यहाँ पे आयंस लीच कर रहे हैं और जो भी मैट्रिक्स बनाने में यूज हो रहा है, ये इसमें एक मेजर रोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, ठीक है। पॉली एक्रिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है ये और मैट्रिक्स बना रहा है। फिर इसके अलावा जो ये बाकी के आयंस आते हैं, ये आते हैं कहाँ से, हमारे पास कैल्शियम आ रहा था, ये कैल्शियम फ्लोराइड से आ रहा है। यहाँ पे देखा कैल्शियम, हमारे पास सोडियम आ रहा था, तो सोडियम आ रहा है सोडियम फ्लोराइड से। और हमारे पास फ्लोराइड है जो कि खुद यहाँ पे बहुत सारे एल्यूमिनियम फ्लोराइड और इन सब में फ्लोराइड है, यहाँ से ये आयंस आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्लक्स के तौर पे यूज होते हैं, सिंटरिंग में हेल्प करते हैं, मतलब फ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड का क्या काम है, वर्किंग कैरेक्टर बढ़ाता है, उसके प्रॉपर्टीज को बेसिकली इन्हांस करता है। और फिर हमारे पास एक एल्यूमिनियम फॉस्फेट बच रहा है जो कि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले तो सिलिका आपको ध्यान रहेगा क्योंकि वो सेटिंग रिएक्शन में, तो पहला कंपोनेंट सिलिका ध्यान रहेगा, मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 फ्लोराइड्स हैं, या फिर आप दूसरा एल्यूमिनियम फ्लोराइड याद रखो, ठीक है। ये सबसे कम है, 1% है एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अभी एल्यूमिनियम से आप याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है एक तो हमारे पास, और फ्लोराइड हमारे पास 3 है, ठीक है। एक तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो गया, दूसरा हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड और है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो इसके पाउडर के कॉम्पोनेंट्स। फिर आता है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड में क्या है, हमारे पास पॉली एक्रिलिक एसिड है, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, एटियोनिक एसिड के फॉर्म में। एटियोनिक एसिड इसका कोपॉलीमर है, ठीक है। तो उसके फॉर्म में हमारे पास होता है पॉली एक्रिलिक एसिड। और क्या क्या होते हैं, मैलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोलिक एसिड। ये 3 एसिड्स मिला के यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। पॉली एक्रिलिक एसिड जो कि बेसिक है। फिर टर्टरिक एसिड होता है और वाटर होता है हमारे लिक्विड में। अब आगे आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। एडहेशन इसका केमिकल है। हमारे पास ये कैविटी है, तो अभी तक हमारे पास बाकी सारे रेस्टोरेटिव मटेरियल इस कैविटी में टिक रहे थे क्योंकि हम कैविटी को ऐसा बनाते थे कि एक बार हमने इसको रिस्टोर कर दिया तो मटेरियल हमारा चाह के भी इसमें से डिसलॉज ना हो पाए, क्योंकि ये अक्लूजली कन्वर्जेंट था, ठीक है। तो मटेरियल यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन अभी हम कैविटी का इसके केस में कुछ भी शेप दें, हम कैविटी को ऐसे शेप का बनाएं या फिर उल्टा ऐसे हम अक्लूजली डाइवर्जेंट भी अगर बनाते हैं, ठीक है, हम इसको स्ट्रेट बनाएं या फिर कैविटी हम ऐसी बनाएं जो कि नॉर्मल केस में कम्प्लीटली डिस्लॉज हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे कैल्शियम होता है इनामिल में, हमारा ग्लास आइनोमर सीमेंट इस कैल्शियम से आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये केमिकली बॉन्डेड होता है, यहाँ पे ग्लू की तरह चिपका होता है। और इसको ये मैकेनिकल इसका एडिशन नहीं होता, केमिकल एडिशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कितना है, 150 MPa है। 150 से 220 MPa है। सेटिस्फैक्ट्री है, लो स्ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम के साथ इसका बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ पे।
तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका लो है, बहुत आइडियल नहीं है, हाई स्ट्रेस एरियाज के लिए आइडियल नहीं। फिर आते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका 6 to 13, जिसमें मैस्टिकेटरी फोर्सेस ये बियर कर सकता है। तो ओवरऑल इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी दिख रही है, ठीक है। हार्डनेस है 30 to 60 किलो न्यूटन, लेकिन ये समय के साथ बढ़ता है, तो ये भी सेटिस्फैक्टरी है। सॉल्युबिलिटी में क्या दिक्कत है? सॉल्युबिलिटी में 0.4 to 1%, तो बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है इनिशियली, जो कि धीरे धीरे कम होती है। तो जब हम इसको इमीडिएटली रेस्टोरेशंस में यूज करते हैं, हम इसके ऊपर वैसलीन वगैरह लगा के रखते हैं, ताकि ये ओरल फ्लूइड से कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। उसके बाद थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल इंसुलेशन इसका अच्छा है, प्रॉपर्टीज पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। पीएच, पीएच इसको 2 से 7 पहुंचने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ग्लास ये जिंक जेडोई जैसा बहुत इमीडिएट इसका बेसिक पीएच नहीं आता है, इसको टाइम लगता है हाई पीएच पहुंचने में। फिर इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल एडिशन, जो कि कैसे आ रहा है? आयोनिक बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पॉली एसिड एंड कैल्शियम आयंस ऑफ द एपेटाइट ऑफ इनामल और डेंटिन। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारी कैविटी है, यहाँ पे हमने जीआईसी रेस्टोर किया, ये चिपक कैसे रहा है? यहाँ पे हमारे इनामल में है कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे है कैल्शियम, और यहाँ पे है कार्बोक्सिल ग्रुप, जो हमने एसिड यूज किया था ना, उसमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, और उसकी वजह से हमें केमिकल एडिशन मिलता है। ये धीरे धीरे फ्लोराइड भी रिलीज करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्लोराइड वाले आयंस थे, 3 थे, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो वो सब धीरे धीरे करके फ्लोराइड रिलीज करते रहते हैं, तो ओवर टाइम ये एंटी कैरियोजेनिक भी होता है, क्योंकि फ्लोराइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके मॉडिफिकेशंस देखते हैं। तो मॉडिफिकेशंस में पहला है रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी। इसमें हम क्या करते हैं? जीआईसी में हाइड्रोफिलिक मोनोमर डाल देते हैं, हीमा, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका स्ट्रेंथ, एस्थेटिक्स और मॉइस्चर सेंसिटिविटी तीनों इंप्रूव होते हैं। मॉइस्चर सेंसिटिविटी कम होती है और स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास दूसरा मेटल रीइंफोर्स्ड। तो इसमें हम जीआईसी में सिल्वर एमालगम का पाउडर मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका लोड बेयर करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आप हाई स्ट्रेस एरिया में भी यूज कर सकते हो। तीसरा होता है हाई विस्कोसिटी जीआईसी। इसमें हम पाउडर बढ़ा देते हैं, पाउडर टू लिक्विड का रेशियो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कम लिक्विड में सादा पाउडर मिक्स करते हैं, उससे बेटर प्रॉपर्टीज मिलती हैं, फ्लोराइड ज्यादा रिलीज होता है, तो इसको हम एट्रोमेटिक रेस्टोरेशन में यूज कर सकते हैं। चौथा है नैनो आइनोमर सीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? नैनो पार्टिकल्स डाल देते हैं जीआईसी के साथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, एस्थेटिक्स और एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। पांचवा है पॉलीएक्रिलिक मॉडिफाइड कंपाउंड रेजिन। इसमें क्या है? जीआईसी में कॉम्पोजिट रेजिन डाल दिया, ये भी बेटर प्रॉपर्टीज देगा, वियर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, एस्थेटिक्स बेटर देगा, और फ्लोराइड इंक्रीज करता है, यानी एंटी कैरियोजेनिसिटी इंक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा जीआईसी कंप्लीट। अभी हम बाकी के जो ये 3 सीमेंट्स बचे हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट पे, ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों हमने इसको बनाया? क्योंकि ये भी जीआईसी की तरह दांत से केमिकली चिपक सकता था, केमिकल एडिशन, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो इसका एप्लीकेशन है ल्यूटिंग एंड परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए, इसको चिपकाने के पर्पसेस से या परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिस या लाइनर्स, ऑर्थोडोंटिक सीमेंटेशन ऑफ बैंड्स, मतलब ब्रेसेस को चिपकाने के लिए, रूट कनाल फिलिंग्स, इन सब में यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप 1 है ल्यूटिंग, ठीक है, चिपकाने के लिए यूज होता है। टाइप 2 है टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए यूज होता है। टाइप 3 बेस के लिए यूज होता है। और इसका मोड ऑफ सप्लाई क्या है? पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म। फिर बाकियों की तरह ये भी पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आते हैं मैनिपुलेशन पे, कि इसको हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पाउडर टू लिक्विड का रेशियो लेते हैं 3:2 का, मतलब अगर हम 3 ग्राम पाउडर ले रहे हैं तो 2 ग्राम लिक्विड लेंगे। इसको भी हम एगेट और प्लास्टिक स्पैचुला से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी सिलिका कंपोनेंट है,
ऑन अ कूल ग्लास स्लैब क्योंकि ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। 90% ऑफ द पाउडर इज एडेड इन अ सिंगल इंक्रीमेंट, मतलब इसको हम इंक्रीमेंट्स में नहीं डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसके पहले जीआईसी को ऐसे इंक्रीमेंट्स में डिवाइड किया था, हम वो नहीं कर रहे, इसको हम बल्क में डाल रहे हैं, ठीक है। मिक्सिंग टाइम है 30 to 40 सेकेंड्स और सेटिंग टाइम है 7 to 9 मिनट्स। फिर इसका सेटिंग रिएक्शन देखते हैं। सेटिंग रिएक्शन कैसे हो रहा है, एसिड को पाउडर में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलीज करता है मिक्स करने पे क्या, जिंक, मैग्नीशियम और टिन के आयंस। ये सारे क्रॉस लिंक करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट ऑफ जिंक पॉलीएक्रिलेट अमोर्फस जेल, ठीक है। ये एक जेल बना रहे हैं जिसमें ये सारे आयंस क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये बाद में जाके मैट्रिक्स बनाता है। और कोर इसका भी अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड का बना होता है। फिर कॉम्पोजिशन में आते हैं, तो पाउडर है हमारे पास। पाउडर में सबसे पहले क्या है, जिंक ऑक्साइड जो कि कोर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है बेसिक इंग्रेडिएंट। फिर मैग्नीशियम और बाकी के ऑक्साइड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं। फिर बिस्मिथ और एल्यूमिनियम है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है। और स्टेनस फ्लोराइड इसकी स्ट्रेंथ और कैरियोजेनिसिटी, एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो चार ही कंपोनेंट्स हैं। पहला है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मेजर प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। मैग्नीशियम और बाकी के ऑक्साइड्स मॉडिफायर्स हैं। बिस्मिथ और एल्यूमिनियम स्मॉल अमाउंट में यूज हो रहा है। और स्टेनस फ्लोराइड है इसके स्ट्रेंथ और एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए। लिक्विड में आते हैं तो जीआईसी की तरह इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड यूज होता है और एनी अदर कोपॉलीमर ऑफ एक्रिलिक एसिड विद अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, इथियोनिक एसिड और मैलिक एसिड जो कि जीआईसी में भी यूज हो रहा था। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले है एडिशन। एडिशन कैसा है, केमिकल एडिशन है, इसमें भी जीआईसी की तरह। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो है, ठीक है। तो इसको केवल ल्यूटिंग और टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है ये। टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, जिंक फॉस्फेट से बेटर है लेकिन बहुत हाई नहीं है। फिर इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लो है, मतलब इस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, क्रैकिंग कम होगी। सिंस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लो है तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, लेकिन क्रैकिंग कम कॉज करेगा तो सफिशिएंट रहता है, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस पे आते हैं। तो हार्डनेस इसकी है 30 to 45 किलो न्यूटन। इसमें क्या होता है कि जिंक फॉस्फेट से ये कम है, लेकिन आप ल्यूटिंग के लिए और बेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट हार्डनेस है। सॉल्युबिलिटी लो है इसकी 0.06 to 0.1%, तो ओरल एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। थर्मल इंसुलेशन गुड है, अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है पल्प को। और पीएच इसको भी लगभग 24 घंटे लगते हैं न्यूट्रल आने में, 6 to 7 आने में। जिंक फॉस्फेट से कम इरिटेटिंग है ये, ठीक है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अगला सीमेंट जिंक सिलिको फॉस्फेट। इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसको जिंक सिलिकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, ल्यूटिंग में यूज होता है, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस को चिपकाने के लिए, और डाई मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है। क्लासिफिकेशन देखिएगा तो 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3। 1 हो रहा है सीमेंटिंग के लिए यूज, 2 हो रहा है टेम्पररी पोस्टीरियर फिलिंग के लिए यूज, और 3 सीमेंटिंग एंड फिलिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, परमानेंट। फिर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में ये मिलता है मार्केट में, बाकी सारे सीमेंट्स की तरह। पाउडर टू लिक्विड रेशियो क्या है, 1.4 ग्राम टू 0.5 ml, ठीक है। इसको मिक्स कैसे करते हैं, जाके जैसे कि हम पुराने सीमेंट्स को कर रहे थे, स्टील स्पैचुला से ग्लास स्लैब पे। सेटिंग टाइम है 3 to 15 मिनट्स। इसका सेटिंग रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है जिसको कि हम जिंक ऑक्साइड में मिक्स कर रहे हैं। इससे क्या बन रहा है, जिंक फॉस्फेट जेल, ठीक है। ये जेल बनाएगा मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स बनाएगा और इसमें कोर होगा अनरिएक्टेड जिंक ग्लास पार्टिकल्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका है इसके कंपोनेंट्स में। तो आप कॉम्पोजिशन देखिएगा पाउडर में, तो सबसे पहले है सिलिकेट ग्लास। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलूसेंसी दे रहा है, इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, ये है मेन रिएक्टिव बेस, इससे रिएक्शन हो रही है। और है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहा है। फिर लिक्विड देखते हैं, तो लिक्विड में हम फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे थे, सेटिंग रिएक्शन में भी देखा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, ये प्राइमरी एसिड है, ठीक है। वाटर यूज हो रहा है एज अ सॉल्वेंट, और जिंक एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट यूज हो रहा है
जो कि सेटिंग टाइम को और रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसका एडिशन कैसा है, मैकेनिकल है। तो अभी तक हम केमिकल एडिशन वाले हमने 2 सीमेंट्स देखे, जीआईसी और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। अब हम वापस से मैकेनिकल एडिशन देख रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज हो सकता है, इसीलिए इसका एक टाइप पोस्टीरियर फिलिंग्स में यूज भी होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सफिशिएंट है मैस्टिकेटरी फोर्सेस झेलने के लिए, मतलब पोस्टीरियर्स में इसको यूज कर सकते हैं। हार्डनेस सफिशिएंट है, लेकिन फिर जिंक फॉस्फेट से अभी भी कम है। सॉल्युबिलिटी लो है, तो अच्छा है ओरल एनवायरमेंट्स के लिए। थर्मल इंसुलेशन अच्छा है, और पीएच थोड़ी देर के बाद, सेटिंग के थोड़ी देर के बाद नॉर्मल न्यूट्रल आ जाता है। तो ओवरऑल अच्छा सीमेंट है ये। ठीक है, अब आते हैं आखिरी सीमेंट पे, जो कि है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ज़्यादा थेराप्यूटिक सीमेंट है। ठीक है, जिंक यूजिनॉल की तरह है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक सीमेंट है, लेकिन हम इसको बेस के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये डेंटिन, टर्शरी डेंटिन का स्टिमुलेशन करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है कि वीक सीमेंट है, मोर थेराप्यूटिक ने फिलिंग मटेरियल, मतलब पेशेंट को रिलीफ पहुंचाएगा। उसके बाद इसको कहाँ पे यूज करते हैं, एप्लीकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में और लो स्ट्रेंथ पेस्ट में। तो पल्प कैपिंग क्या होती है कि यहाँ पे मैंने कैविटी बनाई और इसके ऊपर जो हम बेस प्रोवाइड करते हैं पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं पल्प कैपिंग। ठीक है, फिर इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो हमारे पास पाउडर है, सॉरी मोड ऑफ सप्लाई में, तो हमारे पास ये पाउडर फॉर्म में आता है, या टू पेस्ट सिस्टम में आता है, या लाइट क्योर सिस्टम में आता है। ठीक है, फिर इसका मैनिपुलेशन देखेंगे तो पाउडर टू डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसके पाउडर को हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करते हैं, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। कहाँ पे मिक्स करते हैं, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला एंड ग्लास स्पैचुला, स्टेनलेस स्टील स्लैब और ग्लास स्पैचुला पे मिक्स करते हैं। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला से और ग्लास स्लैब पे मिक्स करते हैं। सेटिंग टाइम है 2 to 5 मिनट्स। ठीक है, सेटिंग रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सिलिकेट एस्टर से, चिलेट बनाता है ये, और ये सारे चिलेट ज्वाइन करके बनाते हैं एमॉर्फस कैल्शियम डाइसिलिकेट। तो बस इसका चिलेट का नाम ध्यान रखिएगा, एमॉर्फस कैल्शियम डाइसिलिकेट। फिर इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो कॉम्पोजिशन हमारे पास बस पाउडर है, पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेन इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है तो मेन इंग्रेडिएंट है। जिंक ऑक्साइड है, ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड और जिंक स्टीरेट रेडियो ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिलर है, फिलर क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो फिलर इम्प्रूव्स कंसिस्टेंसी एंड हैंडलिंग। आगे इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एडिशन कैसा है, मैकेनिकल एडिशन है, इसमें भी केमिकल एडिशन नहीं है। बहुत वीक सीमेंट है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरी लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी लो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक ठाक है, कैन इट विल डिफॉर्म अंडर प्रेशर, लेकिन ठीक ठाक सी है। ठीक है, हार्डनेस लो है, सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है माउथ के अंदर, और लेकिन थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको हम पल्प कैपिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन मतलब पल्प को बहुत अच्छे से ये प्रोटेक्ट करेगा बाकी के हीट थर्मल चेंजेस से माउथ के। पीएच, पीएच इसका इनिशियल ही 12 है, तो अभी तक हमने जितने सीमेंट्स पढ़े सबसे हाईएस्ट पीएच ये दे रहा है, इनिशियल 12। तो इतने बेसिक एनवायरनमेंट का क्या फायदा है कि पहले तो ये एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, तो केरीज आगे के प्रिवेंट करेगा, और इतना हाई पीएच सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पल्प हीलिंग, तो जनरली होता क्या है कि हमारे पास ये दांत है, अभी इसमें अगर बहुत डीप कोई कैविटी बनाई क्योंकि केरीज थी, नीचे मेरे पास पल्प है, तो अभी मुझे इस पल्प को बचाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कोई रेस्टोरेशन कर देते हैं, कोई भी हमने फिलिंग कर दी, तो इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरते हैं, एक हम अच्छा खासा बेस देते हैं डीप कैविटीज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, उसके ऊपर हमको जो भी एमालगम या जिस भी चीज का रेस्टोरेशन करना है वो करते हैं। अभी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये बहुत रिलीविंग है, एक तो इसका पीएच है 12। ठीक है, तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल है, केरीज नहीं होने देगा। दूसरा, ये सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन कराता है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे डेंटिन बनने लग जाएगा। ठीक है,
तो इसके बीच की थिकनेस कम हो जाएगी, पल्प पल्प और कैविटी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और टेंटिन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि टेंटिन बनेगा तो वो पल्प को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस लेक्चर में हमने सारे बचे हुए सीमेंट्स कवर कर लिए। आई होप आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा।